नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ। संसद भवन के उद्घाटन पे बड़ा भारी कंट्रोवर्सी हो रही है, बड़ा भारी विवाद हो गया है। एक पक्ष कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेरी इस पे राय क्या है। इस सदन का, ये संसद भवन जो नया बना है, उसका उद्घाटन किस तरह से होना चाहिए था, किस तरीके से नहीं होना चाहिए था, विपक्ष सही है या सत्ता पक्ष सही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे सरल तरीके से, एक भारत की व्यवस्था के हिसाब से। और हम ये जानेंगे कि वाकई कौन सच बोल रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले तो ये जानना बहुत रोचक होगा कि संसद का मालिक कौन है। संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर देश की नीतियाँ बनाई जाती हैं। एक बड़ा सा भवन है, परिसर है, जिसके अंदर बैठ के देश की नीतियाँ बनाई जाती हैं। देश की नीतियाँ कौन बनाता है? देश की नीतियाँ देश के चुने हुए संसद सदस्य बनाते हैं। वो वहाँ पर बैठकर मंत्रणा करते हैं नीतियों पर, नीतियों की अच्छाइयाँ और बुराइयों पे बात करते हैं और उसके बाद में वो ये तय करते हैं कि देश की दिशा क्या हो। लेकिन संसद जो है वो एक व्यापक चीज़ है। उसमें दो सदन हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। दोनों सदनों के अंदर भी अलग अलग पार्टियां हैं। वो पूरा सदन भी किसी एक का नहीं है। उस सदन के अंदर भी अलग अलग पार्टियां हैं। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता पक्ष में भी कई पार्टियां गठबंधन में, विपक्ष में भी कई पार्टियां हैं। यानी पूरा संसद भवन का मालिक कोई एक नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं। राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है। अगर आप कहेंगे लोकसभा के स्पीकर हैं, तो भाई राज्यसभा के जो सभापति हैं वो क्या हैं? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये अलग बात है कि संसद का प्रबंधन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में रहता है। मतलब नई बिल्डिंग में खर्चा कितना होगा, क्या होगा, ये सब वो करते हैं। अब बड़ा सवाल इस बात का उठा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद सबकी हुई? बिल्कुल हुई। तो संसद में सबसे ज़्यादा बात किसकी मानी जाती है? सभापति की या स्पीकर की। तो यह स्पीकर बड़ा हुआ? बिल्कुल, स्पीकर बड़ा हुआ। लेकिन क्या स्पीकर सबसे बड़ा हुआ? नहीं, सबसे बड़ा नहीं हुआ। फिर उससे बड़ा कौन हुआ? तो आप जब कौन हुआ ये जानना है तो ऐसे जानिए, जब सदन का सत्र शुरू होता है, बजट सत्र शुरू होता है, तो क्या होता है? एक व्यक्ति आता है, वो भाषण देता है और उसके भाषण के जरिए ही सदन का सत्र शुरू होता है। उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। यानी राष्ट्रपति सबसे बड़ा हुआ। और राष्ट्रपति जो है, जो अभिभाषण देते हैं, उसको सदन में सरकार पास कराती है कि वहाँ पे अगर वो राष्ट्रपति का अभिभाषण है तो सदन में बहुमत से पास होना चाहिए। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है? भारत का राजा कौन है? तो भारत का राजा अगर देखा जाए, लोकतंत्र में वैसे कोई राजा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च पद है। शक्तियां भले ही मंत्रिमंडल में निहित हैं, लेकिन सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है। जैसे ब्रिटेन का राजा है, वहाँ जो भी काम करते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री वो राजा के नाम पर करते हैं। भारत में भी मोदी जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं, मोदी जी जब कहीं जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण विषय होता है, तो उनको लौटकर शिष्टाचार मुलाकात करके राष्ट्रपति को ब्रीफ करना होता है कि मैं ऐसे ऐसे विदेश यात्रा पर गया था और वहाँ पर ये आयोजन हुए हैं और ये बातें हुई हैं, हमने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है। ये राष्ट्रपति को बताना ज़रूरी होता है। सदन से कोई भी, संसद से कोई भी बिल पास होगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति के लिए। राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई बिल लागू नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि अगर राष्ट्रपति लौटा दें पुनर्विचार के लिए, तो राष्ट्रपति बाध्य हैं कि दोबारा अगर भेज दिया जाए
तो उनको पास करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन मंजूरी के लिए किसके पास जा रहा है? राष्ट्रपति के पास जा रहा है। राजा कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ। अब लोकसभा एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत बनती है। किस चीज़ की इमारत है? संसद भवन। देश की संसद है, यहाँ नीतियाँ बनेंगी। संसद किसके अधीन हुआ? राष्ट्रपति के अधीन हुआ। उस संसद के अंदर कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए, एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया। राज्यसभा और लोकसभा में भी 2 हिस्से हो गए, एक सत्ता पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री जी पूरी संसद के मालिक हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के जरिए संसद का उद्घाटन कराने का क्या औचित्य है? आप इसको ऐसे समझिए कि अगर प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करते हैं तो आपने चाहे अनचाहे उनको देश का सर्वोच्च शक्ति घोषित कर दिया, जबकि संविधान के अनुसार उनकी हैसियत वो नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, उसकी भूमिका राष्ट्रपति के सलाहकार की है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन सलाहकार की भूमिका है ये उसके मालिक नहीं है। तो ऐसे में ये कतई गरिमापूर्ण नहीं लगता है कि उस पूरे सदन में केवल आपके पास ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, आपके पास प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप देश की पूरी कार्यपालिका, विधायिका के वो हेड नहीं है, विधायिका का में सत्ताधारी पक्ष के हैं, वो कार्यपालिका आपके अधीन रहती है, हालांकि उसको भी संविधान के मुताबिक काम करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं तो आप खुद ही अपने नाम सब कुछ कर लेंगे? ये प्रधानमंत्री के लिए ग्रेसफुल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो संसद है, जो सदन है, वो देश का है, और उस देश का है जो आज से 100 साल बाद भी रहना है, जो 170 साल पहले भी था। तो जब देश का इतना महत्वपूर्ण बड़ा फैसला हो रहा है, कैसे उद्घाटन हो, कैसी वैसी बैठक व्यवस्था हो, संसद भवन को कैसा बनाया जाए, कौन कौन सी सुविधाएं रखी जाएं, इन सब चीज़ों को लेकर सदन के अंदर जो बैठने वाले सभी लोग हैं उनके साथ में विचार विमर्श होना चाहिए। ये स्पीकर का फर्ज बनता था कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी लोगों को लेकर वो मंत्रणा करते और इस पर विचार करते कि इसका उद्घाटन किससे कराया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जो ज़हनियत है वो कितनी छोटी है कि आप इस देश के सभापति हैं, आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आप अभी तक उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं कि आप किस पार्टी के सांसद हैं और आपका फेवरेट नेता इस देश का कौन है। ये एक अजीब सा संदेश है। और उनको उद्घाटन, आपको पता है जो आमंत्रण पत्र है उसमें प्रधानमंत्री का नाम ऊपर लिखा हुआ है, स्पीकर का नाम नीचे लिखा हुआ है। लोकसभा के अंदर स्पीकर से बड़े कैसे प्रधानमंत्री हो गए? और उससे भी बड़ी बात, राज्यसभा के सभापति का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी प्रधानमंत्री से बड़ा पद है। लेकिन नया दौर है और इस नए दौर में कम से कम संसद की गरिमा, संसद के अंदर जब आप घुस रहे हैं उसकी गरिमा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। एक ग्रेसफुल तरीका होता है, भाई विपक्ष के नेताओं को बुला लेते, उनसे चर्चा कर लेते, देखो भाई अपना संसद भवन बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया, क्या हम ऐसा करें, क्या वैसा करें। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है कि एक बड़ी, जो एक, मैं कई बार आप लोगों को अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि एक शैली है, आप पीड़ित भाव ले आइए अपने अंदर और अपने आप को माफ़ करा लीजिए। जैसे कि एक आदमी रिश्वत लेते पकड़ा जाए और जैसे ही वो जाए तो कहने लगे देखो जी मुझे ये फंसा रहे हैं, ये मुझसे चिढ़ते हैं, इससे नफरत करते हैं। स्कूल में बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए, मास्टर जी ने पकड़ लिया कि चीटिंग कर रहा है, ये मास्टर तो मेरे खिलाफ ही रहता है, ये मुझसे हमेशा चिढ़ता रहता है, इसलिए उसने मुझे पकड़ लिया। इसी तरह से जब मोदी जी की किसी भी गलत चीज़ पे कोई सवाल उठाता है
तो घोषित कर दिया जाता कि देखो सारे मिलके मोदी के पीछे पड़ गए, सारे मिलके मोदी के खिलाफ हो गए जी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं संसद का तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्या लॉजिक हुआ? ये एक फैलेसी है, एक असत्य बात को अलग तरीके से पेश करना और उसको तर्क बना के पेश करना, ये वो फैलेसी है। उस फैलेसी को यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। यहां पे मोदी जी के खिलाफ होने का प्रश्न ही नहीं है। यह प्रश्न इस बात का है कि देश की राष्ट्रपति जो हैं वो उतना, उनका कद है, वो इतनी बड़ी है कि उनको उसका उद्घाटन करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब राष्ट्रपति का चूंकि आदिवासी हैं तो अब विपक्षी दलों ने इसमें राजनीति घोल दी कि साहब वो जो है आदिवासी का अपमान कर रहे हैं, आदिवासी के लिए सम्मान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह। अब आप इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सच ये है कि राष्ट्रपति जो है उनका कद बहुत बड़ा है। वो आदिवासी नहीं भी होती तब भी ये अच्छी बात है कि अगर एक आदिवासी राष्ट्रपति के समय में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो ये गौरव की बात है। लेकिन कुछ लोग इसको वोट बैंक से आगे देखते ही नहीं हैं। मुझे किसी ने एक तस्वीर साझा की जिसमें भाखड़ा नंगल बांध का जब उद्घाटन हो रहा था तो नेहरू जी खड़े होकर किसी एक आदिवासी महिला से उसका उद्घाटन कराया गया। उस वक्त तो वोट बैंक जैसी चीज़ ही नहीं थी, कोई सोचता ही नहीं था इसके बारे में। सबको साथ लेना, सम्मान देना और वो जगह देना जिसको वो डिज़र्व करते, जिसके वो लायक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, बाकी लोग हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन इसको राष्ट्रपति से जोड़ देना, ये मुझे विपक्ष का मामला थोड़ा लगा कि वो लोग इस बहाने जो है वो उसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। एक और चीज़ हुई है जिसका विपक्ष भी नाम नहीं ले रहा है और सत्ता पक्ष भी नाम नहीं ले रहा है। वो एक जो नया राजदंड है उसको लेकर, वो चोल वंश का एक सेंगोल है उसको लेकर। सेंगोल एक राजदंड है, राजदंड होते रहे पुराने समय में। एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता का हस्तांतरण करता था तो राजदंड देता था। अब लोकतंत्र है, इस राजदंड की आवश्यकता क्या? पहला सवाल इस बात का। दूसरा, उससे भी बड़ी बात, अभी तक भारत में जो हमारे प्रतीक हैं वो है अशोक की लाट और उस पर लगे हुए 4 शेर। तो जो हमारा राज चिन्ह है वो कुछ सोच के बनाया गया है। वो जो हमने संविधान आत्मसात किया उस संविधान का एक रिफ्लेक्शन है और वो ये बताता है कि हम लोग किस तरह से सबको समान रूप से देखने वाली एक व्यवस्था से आते हैं। एक ऐसी व्यवस्था से आते हैं जिस व्यवस्था में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई राजा है ना फकीर है। इस देश में सब बराबर हैं। ये हमारा राज चिन्ह कहता है। सम्राट अशोक की जो काम करने की, राज्य करने की शैली थी, ये उसका प्रतीक है। अगर आप अशोक के प्रतीक से हटा के शिव के नंदी वाला एक ब्राह्मणिकल वर्ग आधारित और वर्ण आधारित जो हमारा समाज था, उस हायरार्की को पुष्ट करने वाला एक चिन्ह अगर देश की सत्ता का चिन्ह बना लेते हैं तो ये बड़ा सवाल है समतावादी समाज के खिलाफ, दलितों के मामले में या दूसरे मामलों पे जिसको विपक्ष को उठाना चाहिए था, इन्होंने नहीं उठाया। बात यह है कि जो सेंगोल है ना, ये इस बात का प्रतीक भले ही हो सबको एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन ये कहता है राजा को सबको एक नज़र से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई राजा नहीं है, लोकतंत्र है। दूसरी चीज़ और भी है कि इसके ऊपर जो चिन्ह बना हुआ है वो नंदी है, धार्मिक चिन्ह है, किसी एक धर्म का चिन्ह है। वो राष्ट्र का धर्म नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का चिन्ह नहीं हो सकता। एक तर्क और आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक खबर छापी कि सेंगोल जो है इसी के ज़रिए भारत को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और नेहरू जी को जब इस देश की सत्ता सौंपी गई तो ये सेंगोल ही अंग्रेज़ों ने नेहरू जी के हाथ में दिया था, माउंटबेटन ने। तो अगर नेहरू जी सेंगोल ले सकते तो अब यहाँ क्यों नहीं ले सकते, एक सवाल उठाया जा रहा है। तो एक सोचने की बात है कि जो सेंगोल है वो नेहरू जी ने जब लिया था वो दौर अलग था। तब भारत ने अपना संविधान नहीं बनाया था, भारत ने अपनी नीति नहीं बनाई थी और भारत का भविष्य तय नहीं था।
जब उसके 3 साल बाद हम संविधान बना के हमने तय कर लिया कि इस देश में सब बराबर होंगे, किसी एक धर्म को प्रधानता नहीं होगी, किसी एक जाति को प्रधानता नहीं होगी, तो हम किसी एक धर्म के प्रतीक चिन्ह को धारण करने वाला एक राजदंड इस देश का प्रतीक कैसे मान सकते हैं? यह हमारे देश की जो सम्राट अशोक की 4 शेर वाली जो फिलॉसफी है, उसकी उल्टी फिलॉसफी है। और कठोर भाषा में कहें तो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को, वर्णवादी व्यवस्था को स्थापित करेगा ये राजदंड। अब एक कंट्रोवर्सी और उठ रही है, और वो कंट्रोवर्सी ये उठ रही है कि हमारे देश में अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए तो वो संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था तो वो राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया? पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन हुआ तो वो लाइब्रेरी से, वो राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया? ये भी सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं। ठीक है, आप अपने डिफेंस में कुछ कह सकते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि देश की नई संसद का उद्घाटन और संसद का एक लाइब्रेरी बन रही है उसका उद्घाटन में कैसे समानता आ सकती है? संसद के लाइब्रेरी का उद्घाटन तो स्पीकर भी कर सकते हैं। ये भी एक अपने आप में सवाल है जिसको हम लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए कि सीधी सी बात है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिस जगह पे बैठ के मंत्रणा करते हैं उस जगह के कुछ प्रधान अधिकारी हैं जो इनके बॉस हैं, वो हैं स्पीकर और सभापति, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के। और सदन को, ये सदन की पूरी फंक्शनिंग जो है, सदन जो पूरा काम करती है वो राष्ट्रपति के लिए करती है। राष्ट्रपति के बिहाफ पे सारे काम होते हैं, और सदन जो कुछ कानून बनाती है वो राष्ट्रपति को सलाह के तौर पे भेजती है, और सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बात है। लेकिन देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भारत के संविधान की व्यवस्था है उसके ज़रिए इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, और इसके आधार पर मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर ये राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने के लिए जोर डाल रही हैं, अच्छा कर रही हैं। अगर ये नहीं करती तो मैं मानता कि इस देश का विपक्ष मर चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।